डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 जो है इक्विलिब्रियम, और ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। तो अभी सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझना है। तो अगर हम किसी क्लोज वेसल में किसी रिएक्शन को करते हैं, सपोज यहाँ पर हम कुछ रिएक्टेंट लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं और ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है वो रुक गई है। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और वो फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसी को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आपको रीड करना है, सबसे पहले इफ वी कैरी आउट ए रिएक्शन इन ए क्लोज्ड वेसल, जैसा अभी बताया था मैंने, इट इज फाउंड दैट द रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, मींस कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है द रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या ऐसा लगेगा दैट द रिएक्शन अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड, और हमें लगता है कि रिएक्शन जो है वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जितने बचे हैं वो कंसंट्रेशन हमें कांस्टेंट दिखाई दे रही है। तो इसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम की या इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती है, तो इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन ली है तो केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर कोई फिजिकल प्रोसेस ली है तो उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम की जो है 2 टाइप्स हैं, ये द इक्विलिब्रियम में भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो वो 2 टाइप्स कौन सी हैं वो आगे देख लेते हैं। फर्स्ट है फिजिकल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम सेटअप इन फिजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो जो फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर या वेपोरेशन ऑफ वाटर है, वाटर वेपोरेट होकर स्टीम में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर है, तो इन सब के केस में ये सारी फिजिकल प्रोसेसेस हैं, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। तो इसमें जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको हम एग्जांपल को आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। और आगे देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रोसेसेस में जो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या है एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे आप ले लीजिए, तो उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है प्लस क्या होता है CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम आ जाता है इस रिएक्शन में, जो हम ये भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक लेंगे। इस तरह से रिएक्शन बिटवीन जो H2 एंड I2 है, तो वो भी, उसमें भी इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। और ये जो इक्विलिब्रियम जिन रिएक्शन में आता है वो रिवर्सिबल टाइप की होती हैं, ये भी आपको याद रखना है कि मीन्स वो बैक भी आ सकती हैं। तो अभी जो है फिजिकल इक्विलिब्रियम को, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेसेस। इक्विलिब्रियम का जो प्लूरल होता है उसको इक्विलिब्रिया लिखते हैं। तो फिजिकल प्रोसेसेस में क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अगर हम सॉलिड वाटर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आइस, तो इसमें क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसको हम किसी थर्मस फ्लास्क में लेते हैं इस टाइप से। थर्मस फ्लास्क में क्या होगा कि कोई हीट जो है वो लॉस या गेन नहीं होगा। तो इसकी वाल्स जो हैं इस तरह से आपको थिक बनानी है ताकि कोई हीट जो है वो बाहर ना जाए और अंदर भी ना आए। तो इस तरह से, तो इसमें अगर हम कोई लिक्विड वाटर लेते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से वाटर ले लेते हैं और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल देते हैं। तो अगर टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो आइस मेल्ट होने लगेगी। तो इसका मतलब आइस जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी, तो रिएक्शन आगे की तरफ चलेगी। आगे की तरफ जब रिएक्शन जाती है तो उसको बोलते हैं इट इज़ गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर लेस देन 0 होता है तो फिर क्या होगा, वाटर फ्रीज होने लगेगा, देन रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री ही हम इसमें फिक्स लेते हैं, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल है, तो उस वक्त क्या होगा, आइस आइस ही रहेगी और वाटर जो है वाटर ही रहेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड में जा रही है ना बैकवर्ड में जा रही है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, प्रोसेस दोनों साइड थोड़ा थोड़ा चलती रहती है। आइस धीरे धीरे जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी और लिक्विड वाटर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा, और रिएक्शन दोनों साइड थोड़ा थोड़ा चलती रहेगी और दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो आपको नोट करना है कि इस प्रोसेस में एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। रेट का मतलब यहाँ पर होता है स्पीड, कि जिस स्पीड से आइस जो है मेल्ट होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उसी स्पीड से फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगी। मीन्स वाटर जो है जो आइस में कन्वर्ट होता जाएगा और ऐसे
ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों साइड की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाती है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम में होता है। आगे सेकंड एग्जांपल देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम में। यह है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। गैस यहाँ पे वेपर्स ही हैं, जैसे हम इवेपोरेशन ऑफ वाटर ले लेते हैं किसी क्लोज्ड वेसल में। ये याद रखना है कि क्लोज्ड वेसल में ही आप ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। तो H2O लिक्विड जो है, H2O गैसीय स्टेट में मीन्स कि जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर्स जो हैं वो वाटर में कन्वर्ट होंगे, तो इसमें एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा अगर आप क्लोज वेसल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सपोज यहाँ पर ये लिक्विड वाटर है, इस तरह से किसी क्लोज वेसल में आप लिक्विड वाटर लेंगे और उसके जब वेपर्स बनेंगे तो वेपर से क्या होता है कि ये प्रेशर लगाते हैं। और वेपर का प्रेशर आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो उसके लिए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, यू शेप ट्यूब। तो आपको इसका नाम जो है वो याद रखना है कि क्या है। तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये क्या होता है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर में ऐसे मरकरी फिलअप करते हैं तो इधर से लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और इधर का लेवल जो है अप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो है मरकरी का लेवल जितना भी बढ़ेगा, इसका मतलब वेपर्स जो है उतना ज़्यादा प्रेशर इसमें लगा रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो स्टार्टिंग में लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी और वेपर्स बनते जाएंगे। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि प्रेशर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो वही जो है वो स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। तो इसमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है वो रुक गई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लिक्विड मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में है और 10 मॉलिक्यूल और गए गैसीय स्टेट में, लेकिन उतने ही वापस आ जाते हैं। तो वो जितने गैसीय स्टेट में वो उतने के उतने ही रह जाते हैं। मीन्स की रिएक्शन जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उतना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। फॉरवर्ड में का मतलब होता है कि यहाँ पे वाटर की इवेपोरेशन हो रही है, और बैकवर्ड का मतलब है यहाँ पर जब वेपर्स जो हैं लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इस केस में इक्विलिब्रियम में क्या होगा वो आपको नोट करना है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स रेट ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट का मतलब आपको बता दिया था कि स्पीड होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की रिएक्शन की स्पीड जो है जब इक्वल हो जाती है तभी एक इक्विलिब्रियम जो है वो आता है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ये है सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो एग्जांपल लेंगे हम वो है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो जब हम शुगर को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या होता है ये देखिए। तो हम ऐसे कोई कंटेनर ले लेते हैं और उसमें शुगर लेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको शेक करेंगे तो आपको लगेगा कि शुगर जो है वो डिसोल्व हो गई है। अगर इसमें शुगर और भी डिसोल्व हो सकती है तो ये कैसा सोल्यूशन होता है, ये होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें और शुगर ऐड करते चले जाते हैं और थोड़ी देर में क्या होगा कि शुगर इसमें और डिसोल्व होना बंद हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं वो आपको पता है, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद आपने जितनी भी शुगर डाली है वो क्या रह गई है, अनडिसोल्व रह गई है यहाँ पर। तो अनडिसोल्व शुगर जो है आपको नज़र आएगी और सोल्यूशन अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो आपको लगेगा कि ये शुगर जो अनडिसोल्व है ये बिल्कुल भी सोल्यूशन में नहीं जा रही है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि शुगर जो है थोड़ा थोड़ा डिसोल्व भी हो रही है, कुछ मॉलिक्यूल उसके सोल्यूशन में जा रहे हैं और उतने ही मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी डिसोल्व हो चुके हैं वो बैक जो है सॉलिड हो जाते हैं, मीन्स कि वो बैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं EQBM। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जो शुगर जो सॉलिड है वो जो शुगर सोल्यूशन में जा रही है उनके बीच में जो है इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जो इसकी घुलने की जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्म में जो डिसोल्व थी वो बैक जो है वो सॉलिड स्टेट में आ गई है, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इस केस में रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर के इक्वल हो जाती है और ये इक्विलिब्रियम जो है आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही आपको नजर आएगा जब आपको यहाँ पर थोड़ी अनडिसोल्व शुगर जहाँ पर दिखाई दे रही हो। एक बात आपको इसमें और भी नोट करनी है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम में लेना है दैट डिसोल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट जैसे कि सपोज वाटर है या कोई और सॉल्वेंट है, तो उसके 100 ग्राम में कोई सॉल्यूट मैक्सिमम कितना डिसोल्व हो सकता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने तक, उसको उसकी सोल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम दैट डिसोल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो सोल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है और अलग अलग सॉल्वेंट में भी अलग अलग होती है। तो इस तरह से ये एग्जांपल था सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम का।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो ये तभी पॉसिबल है कि सॉलिड वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये एग्जांपल जो है तभी पॉसिबल है ऐसे सॉलिड के केस में जिनकी सब्लिमेशन हो सकती हो, मींस कि वो सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हों। तो आपको पता है कि आयोडीन एक ऐसा एग्जाम्पल है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है और वो सीधा गैसीय स्टेट में चला जाता है, मींस कि उसकी सब्लिमेशन हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ही आपको ये वाला इक्विलिब्रियम जो है नज़र आएगा। तो इसमें एग्जांपल हम आयोडीन का ही लेंगे। तो अगर कोई फ्लास्क लेते हैं इस टाइप से और उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आयोडीन के कुछ पीसेस जो हैं वो डाल देते हैं, सॉलिड आयोडीन। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सॉलिड आयोडीन गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रही है इस टाइप से, क्योंकि गैसीय स्टेट में उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, वायलेट कलर जो है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वायलेट कलर जो है स्टार्टिंग में क्या होगा, लाइट कलर होगा, क्योंकि अभी आयोडीन गैसीय स्टेट में नहीं बनी है, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कलर की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब कलर की इंटेंसिटी मीन्स उसकी डार्कनेस जो है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद जितनी भी आयोडीन गैस के स्टेट में जाएगी उतनी ही वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कुछ देर बाद आता है, इमीडिएटली नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होने वाला है, आयोडीन सॉलिड जो है आयोडीन वेपर में कन्वर्ट होगी और इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड से गैसीय स्टेट में, विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आयोडीन। तो गैसीय स्टेट से जब चीज़ सॉलिड स्टेट में आती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी कंडेंसेशन ही बोलते हैं। और जो आपको पहले बताया था वेपर्स के केस में, उसमें भी कंडेंसेशन था। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आयोडीन। तो ये इक्विलिब्रियम और किस एग्जांपल में हो सकता है, ये देख लीजिए, दिस टाइप इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन सॉलिड लाइक कैम्फर। तो कैम्फर के केस में, कपूर जिसे बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड के केस में, ऐसे केसेस में ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम आ जाता है। आगे देखते हैं गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का ये लास्ट एग्जांपल है। तो गैस किसी सॉल्यूशन में, तो क्या आपने किसी सॉल्यूशन में कोई गैस देखी है, अगर आप कोई सोडा वाटर बोतल लेते हैं या कोई और भी बोतल जिसमें गैस हो, तो आप क्या देखेंगे, लिक्विड में, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है, लिक्विड जिसे सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, तो उसमें गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो सॉल्यूशन में भी होती है और जो बाहर थोड़ी सी जगह होती है उसमें भी वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अगर टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज में रखते हैं, तो ये गैस जो है वो सोल्यूशन में जाने लगती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये सोल्यूशन से बाहर की तरफ जो है उसमें आने लगती है। लेकिन जो है यहाँ पर हमने इसको क्लोज वेसल में ही रखा है, अदरवाइज़ तो ये सारी गैस बाहर निकल जाएगी और इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या है, तो ये एग्जांपल है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड अंडर प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल। तो ये जो उसका कॉर्क जो है वो टाइट बंद करके रखते हैं, तो वो क्या करता है, प्रेशर लगा के रखता है, क्योंकि विदाउट प्रेशर कोई गैस किसी लिक्विड में डिसोल्व नहीं की जा सकती है। तो इसका एग्जांपल जो है वो सोडा वाटर बोतल का हम ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, CO2 गैस विल इक्विलिब्रियम में क्या होगी, CO2 इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन के अंदर है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि गैस की सोलिबिलिटी जो है वो उसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना प्रेशर जो है आपने उसके ऊपर से लगा रखा है। क्योंकि अगर आप सोडा वाटर की बोतल खोल देंगे तो CO2 जो है वो बिल्कुल एस्केप हो जाएगी और उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो ये एक एग्जांपल था जो क्या है, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम का। तो किसी सॉल्यूशन में अगर कोई गैस है, अगर वेसल क्लोज है, तो ये इक्विलिब्रियम उसमें सेटअप हो सकता है। तो इसमें आपको एक हेनरी लॉ की डेफिनेशन भी पढ़नी है, हालांकि इसकी डिटेल आप +2 में करेंगे। द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी लिक्विड में कितना गैस डिजोल्व हो सकती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट। तो इसके ऊपर प्रेशर कितना लगा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ पे K लगा लेंगे, K क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो ये जो है ये भी डेफिनेशन भी आपको लर्न कर लेनी है जो गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। और एक बात आपको ये नोट करनी है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होती है दैट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। हालांकि जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी थी, जैसे कि आपने शुगर की सॉल्युबिलिटी देखी थी लिक्विड वाटर में, वो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है। हर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ नहीं होती है, हालांकि शुगर की या NaCl की तो ज़रूर होती है।
और गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती है, डिक्रीज। आगे आपको समझना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो करेक्टरिस्टिक्स में कुछ पॉइंट हैं, एक एक करके आपको सबका मीनिंग समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट। तो जो प्रॉपर्टीज हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वेपर प्रेशर हो गया या कोई भी कंसंट्रेशन हो गया, तो वो इक्विलिब्रियम आने पर कांस्टेंट हो जाती है, मींस फिक्स हो जाती है। जैसे इन केस ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो हमने मैनोमीटर से देखा था, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम कांस्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसे हमने इस तरह से ये वाला एग्जांपल अभी स्टडी किया था। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस। तो जिस इक्विलिब्रियम में गैस इन्वॉल्व होती है, दैट कैन बी अटेन्ड ओनली इन ए क्लोज्ड वेसल। तो उसमें वेसल जो है वो क्लोज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज बिकॉज इफ वेसल इज ओपन, अगर वेसल खुली रहेगी, गैस विल एस्केप, तो गैस वहाँ से निकल जाएगी, एंड देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम। तो उस केस में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। जैसे यही है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, अगर ओपन वेसल में इवेपोरेशन ऑफ वाटर की जाती है तो उसमें कहीं भी कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन में। इक्विलिब्रियम में ऐसा लगता तो है कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। तो डायनेमिक नेचर के बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। तो इसमें मीनिंग क्या है इसका, देयर आर टू अपोजिंग प्रोसेसेस। तो दो अपोजिंग प्रोसेसेस जो है वो टेकिंग प्लेस एट इक्वल रेट। तो वो इक्वल स्पीड से दोनों प्रोसेसेस चल रही होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की भी और बैकवर्ड डायरेक्शन वाली साइड में भी। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बिकम्स कांस्टेंट। तो जैसे गैसेस के केस में, गैसेस रिएक्शन के केस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। अगर कोई इस तरह का सोल्यूशन वाला कोई इक्विलिब्रियम है तो उसमें क्या कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मीन्स उसकी क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम आने पर फर्दर चेंज होती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये आपको नोट करना है। और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट इज ए कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर आप चेंज नहीं करते हैं तो याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो रेशियो है वो कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें एग्जांपल दे देते हैं, H2O लिक्विड से जब H2O गैस बनता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये गैसीय स्टेट में है और कंसंट्रेशन को इस तरह वाली ब्रैकेट में लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट क्या है, H2O लिक्विड। तो इनकी रेशियो जो है इक्विलिब्रियम होने पर कांस्टेंट हो जाती है, और इसी कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा ले लेंगे तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा ही बनेंगे, और रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से हालांकि की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें लास्ट पॉइंट है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो इससे क्या पता चलता है, दैट द रिएक्शन प्रोसीड टू ग्रेटर एक्सटेंट बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने पर रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हद तक आगे चली गई है। रिएक्शन प्रोसीड टू ग्रेटर एक्सटेंट, रिएक्शन आगे की तरफ ज़्यादा चली गई है अगर के की वैल्यू ज़्यादा आई है। तो ये कैसे पता चला, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, तो के की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी और डी है डिवाइडेड बाई क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के होता है, तो के की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो वो के की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब सी और डी ज़्यादा बनेंगे और ए बी कम होंगे। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बने हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन ज़्यादा हद तक आगे की तरफ चली गई है। तो इस तरह से ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम की, ये आपको ज़रूर रीड करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रिया इन केमिकल प्रोसेसेस। तो जो केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें आगे स्टडी करना है। उससे पहले हमें ये दो टर्म जो है वो देख लेनी है। तो एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है, लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, द रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस नॉट ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट आल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर सेम कंडीशन, उसी कंडीशन में वापस भी आ सकती हो, इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी जो है और ये वाला साइन आपको लगाना है इसमें, इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये इसकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल इसमें आप कौन सा दे सकते हैं, ये वाला दे दीजिए, H2 प्लस I2 गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2HI। तो ये HI भी क्या है, गैस स्टेट में है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है और फॉरवर्ड में तो जाती ही है।
और आगे देख लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ ही नहीं सकती है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का एरो इसमें लगाते हैं A+B=C+D। तो इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं जो रिएक्शन ऐसी हो जो बिल्कुल भी रिवर्स ना आ सकती हो। तो ऐसी एक एग्जांपल जो है आपने पढ़ी होगी किसी चैप्टर में, जैसे सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और यहाँ पर NaCl एक्वस ले लेते हैं और इससे क्या होगा कि AgCl सॉलिड बन जाएगा। तो AgCl सॉलिड बना देते हैं और साइड में क्या निकलेगा NaNO3, तो ये एक्वस ही होगा। तो AgCl जब सॉलिड बनता है तो ये डिकम्पोज नहीं होता और ये रिएक्शन जो है बिल्कुल क्या होती है, इरिवर्सिबल। तो इस तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे अगले लेक्चर में।